देखिए बेटा, हम लोग का आज का क्लास जो है वो ब्लड क्लॉटिंग पे है और इसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? जैसा कि सब जानते हैं कि कहीं भी चोट लगता है, कहीं भी हमारी बॉडी में इंजरी होता है, तो अगर चोट गहरा है और कहीं कट लग गया है, चोट के साथ ही कट भी है, तो उस जगह से शरीर से ब्लड निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। ठीक है। और वो खून कुछ देर तक निकलने के बाद अपने आप जम जाता है या बहना बंद हो जाता है। इसी फिनोमेना को, इसी प्रक्रम को या इस घटना को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है। हम यहीं से अपना क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट इवेंट है किसी के लिए भी। हम तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग को तो ज़रूरी है ही, ये उनके लिए भी ज़रूरी है जानना। जो नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं वो कुछ भी पढ़ते हों, उनके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि चोट तो सबको लगनी है। क्लियर? ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप ब्लड क्लॉटिंग और रीडिंग के साथ साथ समझाना शुरू कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप इसको मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? इसमें लिखा हुआ फर्स्ट है ब्लड फ्रॉम कट और वुंड। याद रखिएगा, खून जो है किसी स्थान से अगर कहीं कट लगा है वहाँ से, या घाव लगा है वहाँ से अगर ब्लड बाहर आ रहा है, तो कुछ देर बाद खुद से अपने आप बंद हो जाता है। खुद से वो ब्लड बहना, फ्लो करना बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्वयं से बंद हो जाता है। दिस फिनोमेना या दिस इज कॉल्ड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर? इसी घटना को हम लोग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। समझ रहे हैं बेटा? इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। एक नेचुरल टाइम होता है, एक टाइम बाउंड फिनोमेना है। इसमें है क्या कि कुछ देर तक खून बहने के साथ बाद ब्लड कुछ देर तक फ्लो, अगर कट हुआ है कुछ देर तक ब्लड बहने के साथ ही क्लॉट कर जाता है, यानी बहना बंद हो जाता है, जिसमें इसे हम लोग ब्लीडिंग टाइम कहते हैं बेटा। और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जो ब्लीडिंग टाइम है वो 1 to 3 मिनट का होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट लिखा हुआ है क्लॉटिंग टाइम। अगर कहीं चोट लगा हुआ है, कहीं भी चोट लगा हुआ है, तो ब्लड कुछ देर तक बहने के बाद क्लॉट कर जाता है। याद रखिएगा। तो क्लॉट होने में, यानी कहीं कट लगा है या चोट लगा है जहाँ से खून बह रहा है, ब्लड बह रहा है, तो उसके जमने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्लॉटिंग टाइम कहते हैं बेटा। दैट इज नोन एज क्लॉटिंग टाइम। उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, वो 2 to 8 मिनट का है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। सम टाइम क्लॉट्स आर आल्सो फॉर्म इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स। याद रखिएगा, इंटैक्ट ब्लड वेसल्स विच आर ऑफ 2 टाइप्स। याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, ब्लड जो होता है संबंधित ब्लड वेसल्स में ही क्लॉट कर जाता है। यह भी 2 तरह का होता है, इसे हम लोग पढ़ेंगे, नीचे दिया हुआ है। इसे लिख रखा है क्या, तो फर्स्ट लिखा हुआ बेटा थ्रोम्बस क्लॉट। क्लियर? थ्रोम्बस क्लॉट। क्लियर? इसको हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक क्लॉट। याद रखिएगा, स्टैटिक क्लॉट विच ग्रो बिगर एंड बिगर अल्टीमेटली ब्लॉक द वेसल्स। एक क्लॉट है जो ब्लड वेसल्स के अंदर है और उसका साइज बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वो बढ़ते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, और फाइनली क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है उसको चोक कर दे रहा है, उसे वो चोक कर दे रहा है। क्लियर? इफ दिस क्लॉट इज फॉर्म इन कोरोनरी वेसल्स। याद रखिएगा, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उसको हम लोग कोरोनरीज बोलते हैं, ब्लड वेसल्स को कोरोनरीज बोलते हैं। अगर ये क्लॉट जो है वो कोरोनरी वेसल्स में है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले वेसल्स में है, देन कॉल्ड एज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ऐसे हम लोग कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं बेटा, विच कैन कॉज हार्ट अटैक। इसके कारण उस पर्सन को जिसके में भी ये घटना घट रही है उसे हार्ट अटैक हो सकता है बेटा। क्लियर? इट फाउंड इन ब्रेन एंड देन एज सिफेलिक थ्रोम्बस कॉजेज पैरालिसिस। हार्ट में अगर ये ब्लॉकेज हुआ तो हार्ट अटैक होगा, और अगर यही घटना ब्रेन में हो रही है तो वो पर्सन पैरालाइज होगा, कोई ना कोई ऑर्गन काम करना बंद करेगा। इसके बाद हम लोग का सेकंड जो है बेटा एम्बोलस क्लॉट। एम्बोलस क्लॉट सेकंड है, एम्बोलस क्लॉट है, इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? अब एम्बोलस क्लॉट को देख लीजिए। एम्बोलस क्लॉट में बेटा क्या लिखा हुआ है, मूविंग क्लॉट विच फ्लो विथ ब्लड। याद रखिएगा, ये बॉडी के अंदर ही है और ये क्लॉट ऐसा है जो मूव कर रहा है, ब्लड वेसल्स में ही मूव कर रहा है। मूविंग क्लॉट्स विथ फ्लो विथ ब्लड वेसल्स अल्टीमेटली डिजोल्व इन ब्लड। और फाइनली क्या करता है, ये ब्लड में ही डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। मोर हार्मफुल ड्यू टू देयर मूविंग नेचर। याद रखिएगा, ये ज़्यादा नुकसानदायक है क्योंकि ये मूव कर रहा है, एक जगह दूसरी जगह जा रहा है। नेक्स्ट रीडिंग जो होगा, ये 2 तरह के ब्लड क्लॉट्स हो गए आपके, थ्रोम्बस क्लॉट्स और एम्बोलस क्लॉट्स हो गए। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपके आ सकता है।
नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का फिनोमिना जो है या ब्लड क्लॉटिंग जो है वो कैसे होता है बेटा, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे, ठीक। इसमें लिखा हुआ है एंजाइम कैस्केड थियरी दिया हुआ है, प्रपोज बाई, साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, प्रपोज बाई मैकफार्लेन एंड कोवर्कर, उनके सहयोगी हैं और मैकफार्लेन हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी देयर इज 3 स्टेप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इस थियरी के अनुसार बेटा 3 स्टेप है ब्लड क्लॉट के लिए, क्लियर, 3 स्टेप है ब्लड क्लॉट के लिए, ध्यान रखिएगा। नंबर फर्स्ट है रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये फैक्टर थर्ड होता है, इसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, और थर्ड है बेटा कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। ये 3 स्टेजेस हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं? पहला कि थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होना, कहाँ से रिलीज होना, कैसे रिलीज होना, क्या है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन। दूसरा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, यानी प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है और इसका थ्रोम्बिन में कनेक्ट चेंज होना, कन्वर्जन होना, कैसे होता है, क्या करता है ये चेंज होकर के, इसको पढ़ेंगे हम लोग। और कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन एक ऐसा प्रोटीन है जो प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में पाया जाता है बेटा, गोला फॉर्म में, लेकिन जैसे ही जब ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है तो थ्रेड्स बना देता है पतले पतले, और जहाँ चोट लगा हुआ है वहाँ नेट लाइक स्ट्रक्चर, रेटिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, जैसे बड़े ब्लड पार्टिकल्स जो हैं वो फ्लो करके बाहर नहीं निकल पाते, केवल प्लाज्मा फ्लूइड ही बह पाता है। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हेडिंग बेटा रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इसको देखिए आप लोग, लिख रखा है इसमें इंजर्ड टिश्यू, याद रखिएगा, इंजर्ड टिश्यू सिंथेसाइज एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट सिंथेसाइज इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको समझने की जरूरत है बेटा। जिस जगह पे चोट लगेगा, जिस भी जगह पे चोट लगेगा वहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिंथेसिस होगा। अगर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को बना रहा है, अगर उस जगह का इंजर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रिपेयर कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। ये एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन है, फैक्टर थर्ड है ब्लड क्लॉटिंग का। और वहीं जो प्लेटलेट्स हैं, चोटग्रस्त जहाँ लगा हुआ उसी जगह पर अगर प्लेटलेट्स मौजूद है और प्लेटलेट्स इसे सिंथेसाइज कर रहे हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन को, तो इसे हम लोग इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। आगे पढ़िए बेटा, बोथ दीज थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट द प्लाज्मा प्रोटीन। याद रखिए ये दोनों के दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन जो हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, ठीक है, फॉर्म प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। इसे थ्रोम्बोकाइनेज भी बोलते हैं बेटा। यानी ये दोनों के दोनों जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जिसे हम लोग इंडो और एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन कह रहे थे, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, ये इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन प्रोथ्रोम्बिनेज से रिएक्शन कर रहे हैं, और बना किसको रहे हैं बेटा, ठीक है, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये प्लाज्मा प्रोटीन से रिएक्शन कर रहे हैं और बना किस रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को बना रहे हैं बेटा। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को, थोड़ा सा एरर हुआ है उसको चेंज कर लीजिएगा, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को बना रहे हैं। अगला हेडिंग है इसमें, अगली लाइन है इसमें, दिस एंजाइम इनएक्टिवेट हिपैरिन। ये जो एंजाइम है किस एंजाइम की बात कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिनेज की बात कर रहा है बेटा। ये इनएक्टिव करता है, किसको इनएक्टिव करता है, तो हिपैरिन को। ये एंटी हिपैरिन हार्मोन का काम कर रहा है, कौन, तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। हिपैरिन क्या होता है बेटा, हिपैरिन जो है वो हम लोग की बॉडी के अंदर, ह्यूमन या कोई भी ऑर्गेनिज्म, हम लोग की बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता बेटा, ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता, यानी इनसाइड ब्लड को जमने नहीं देता। अब ब्लड को जमना है, अगर हिपैरिन जब तक एक्टिव रहेगा शरीर से बाहर भी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। तो सबसे पहले अगर क्लॉटिंग कराना है तो हिपैरिन को इनएक्टिवेट करना होगा, तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज हिपैरिन को इनएक्टिवेट कर रहा है। नेक्स्ट बेटा है हेडिंग कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ये देखिएगा, प्रोथ्रोम्बिनेज तो बन चुका है, अब इसका प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में होना है, छोटा सा प्रोसेस है। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन, छोटा सा लाइन लिखा हुआ है। यानी प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम जो पिछले स्टेप में बना था, रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन वाले हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये एंजाइम करता क्या है, जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिनेज है बेटा उसको एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और ये प्रोसेस भी कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ही होता है। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है बेटा कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन सिंपल सा है, इसको आप पढ़ जाओगे। इसमें देखो क्या लिखा हुआ बेटा, इसमें लिखा हुआ है फाइब्रिनोजेन सॉल्युबल प्रोटीन इन प्लाज्मा। याद रखिए ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व होता है, डिजोल्व फॉर्म है, जैसे दूध में प्रोटीन घुला रहता है, दूध का प्रोटीन कैसीन,
वैसे ही प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजेन डिजोल्व फॉर्म में होता है। थ्रोम्बिन प्रोटीन पॉलीमराइज मोनोमर्स ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन। देखिए थ्रोम्बिन क्या काम कर रहा है बेटा, थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है इसके प्रेजेंस में जो फाइब्रिनोजेन है मोनोमर के फॉर्म में है, इनका पॉलीमराइजेशन करवा रहा है और पतले लंबे थ्रेड बना दे रहा है फाइब्रिन का। फाइब्रिन जो है वो इनसॉल्युबल प्लाज्मा में होता है, वो प्लाज्मा में इनसॉल्युबल होता है, थ्रेड लाइक दिखता है। फाइब्रिन फाइबर्स फॉर्म नेटवर्क ऑन कट और वुंड। ये देखिए ये जो फाइब्रिन फाइबर बन गए हैं, ठीक है, इन फाइब्रिनोजेन से जो फाइब्रिन फाइबर बन गए हैं फाइब्रिनोजेन से, उनका क्या होता है बेटा, तो ये फाइब्रिन फाइबर जो चोट लगा हुआ भाग है, जहाँ चोट लगा है, कट बना हुआ है, जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, उस जगह पर ये जाल बना देते हैं, जाल बुन देते हैं, ठीक है। जिससे होता क्या है कि ब्लड कार्पसेल्स जो हैं वो उस जाल से पार नहीं आ पाते, वो अंदर ही रुक जाते हैं। क्लियर, वो अंदर ही रुक जाते हैं, केवल फ्लूइड बह के बाहर आता है, ठीक है। ब्लड कार्पसेल्स आर गॉट ट्रैप्ड लिखा हुआ है। दिस फॉर्म क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। इस तरीके से वही जो नेट है, जाल है, वहीं पे फंसे हुए आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज वगैरह दिखाई देते हैं ब्लड क्लॉट के फॉर्म में। इसी को हम लोग क्लॉटिंग कहते हैं। आफ्टर क्लॉटिंग पैल येलो लिक्विड ओजेस फ्रॉम क्लॉट इज नोन एज सीरम। अब क्लॉटिंग के बाद आप अगर ध्यान दोगे, आपके साथ भी हो सकता है, पीले रंग का एक क्रिस्टल फ्लूइड बाहर निकलता है जो जमने के बाद क्रिस्टल की तरह दिखता है, ठीक है, उसे हम लोग सीरम कहते हैं। इन विच एंटीबॉडीज आर फाउंड। अब इस सीरम में बेटा एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ब्लड, अब ध्यान रखो क्या क्या हुआ है, ब्लड कार्पसेल्स के बारे में बात कर रहा है। बना होता है किसमें, ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड है, ब्लड में से अगर कार्पसेल्स निकाल दोगे तो प्लाज्मा बन जाएगा, और प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन और लार्ज प्रोटीन पार्टिकल निकाल दोगे तो सीरम बन जाएगा। यानी यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस दिखा रहा है आपको कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। ये देखो बेटा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्लाज्मा क्या है और सीरम क्या है, दोनों को एक मान लेते हैं, दोनों एक नहीं है बेटा। ब्लड में से अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हटा देते हो तो बचा हुआ सारा कुछ जो है प्लाज्मा है। ठीक वैसे ही प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजेन और लार्ज प्रोटीन पार्टिकल हटा देते हो, क्लियर, तो सारा कुछ जो बचा हुआ हिस्सा है वो सीरम है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग का वीडियो होगा बेटा वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के ऊपर होगा। इधर 13 फैक्टर, जिसमें से कुछ हटाए गए नहीं हटाए गए, उसमें लोग बात करेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं जिसकी वजह से खून जम रहा था, इसमें 2-3 फैक्टर्स के बारे में लोग बात किए यहाँ पे, उन फैक्टर्स के बारे में हम लोग का वीडियो होगा, ठीक है। इसका इंतजार कीजिए बेटा।